about grade C modes. Actually, grade C modes सबसे वीक मोड्स में मैं दे रहा हूँ. अगेन ये ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी हम बोल रहे हैं, बट ग्रेड ए मोड को तोड़ना बहुत मुश्किल, ग्रेड बी को मोड तोड़ना थोड़ा सा आसान, और ग्रेड सी को मोड तोड़ना भी आसान हो सकता है, बट फिर भी अच्छे खासे मोड्स हैं. हम ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी कोई भी कंपनी मिल जाए हमको इसमें से, तो हम बोलते हैं ये बिजनेस मॉडल तो ठीक है, फिर हम चेक करते हैं उसका प्राइस कितना है. तो पहले प्राइसिंग के बारे में बात करने से पहले लास्ट हम ग्रेड सी मोड्स के बारे में समझ लेते हैं. तो ग्रेड सी मोड समझना रिलेटिवली बहुत ईजी है. ग्रेड सी वो मोड्स हैं जो पैसे के मोड्स हैं, मतलब कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं. कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस को तोड़ना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि अगर किसी को उसके मोड को तोड़ना है तो बहुत पैसा डालना पड़ेगा, और क्योंकि वो एंट्री बैरियर पैसे की बहुत ज्यादा है, तो ये मोड तोड़ना भी रिलेटिवली बहुत मुश्किल होता है. या स्केल का मोड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मोड जो होता है वो भी तोड़ना बहुत मुश्किल होता है. जैसे से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा एक्सचेंज है, क्योंकि वो सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तो वहां लिक्विडिटी ज्यादा होती है, तो बाय सेल करना ईजी होता है. क्योंकि बाय सेल करना ईजी होता है और लिक्विडिटी ज्यादा होती है, तो सब लोग बेचने खरीदने वहीं आते हैं. क्योंकि सब लोग वहीं बेचने खरीदने आते हैं, तो इसलिए उसका साइज और बड़ा हो जाता है, और इसका मतलब एक साइकिल बन गई है जिसमें क्योंकि आप बड़े हो इसलिए सब लोग आपके पास आते हैं, और क्योंकि सब लोग आपके पास आते हैं तो आप और बड़े होते जाते हो. वैसे ही इंडेक्स फंड्स भी धीरे धीरे, या इंडेक्स फंड में देखेंगे क्योंकि आपका साइज बड़ा है तो आपकी कॉस्ट कम है, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम है इसलिए लोग आपके पास आते जा रहे हैं, और क्योंकि आते जा रहे हैं तो आपका साइज और बड़ा होते जा रहा है. ये भी एक ग्रेड सी तरीके का मोड हो सकता है. बहुत स्ट्रॉन्ग मोड होता है ये भी, अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसा मोड है, या हमने बोला कोई भी इंडेक्स फंड जैसा मोड है, जैसे वैनगार्ड इंडेक्स फंड, जो वैनगार्ड S&P 500 इंडेक्स फंड है, उसके पास करीब करीब $2.8 ट्रिलियन है. तो $2.8 ट्रिलियन जो है वो पैसा अगर आपका एक फंड में लगा हुआ है, उससे आप एक्सपेंस रेशियो जनरेट कर रहे हैं 0.05%, तो भी आप बहुत पैसा जनरेट करते हैं, क्योंकि आपकी कॉस्ट इतनी लो है, तो लोग आपके पास आते ही जाते हैं. और ग्रेड सी मोड्स में हो सकता है स्केलेबिलिटी या कैपिटल इंटेंसिव रिक्वायरमेंट. तो एलएनटी जैसा एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एंड टूडो, जिसका स्केल बहुत बड़ा है, और देखते हैं वो क्या मोड है. तो पहले तो एलएनटी से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है बिजनेसेस को, कि एलएनटी भी एक B2B बिजनेस था, बिजनेस टू बिजनेस ज्यादा था. अब जब B2B था तो उसकी एक्चुअली प्राइसिंग पावर काफी कम होती है, लेकिन एलएनटी ने दो बड़े इंटरेस्टिंग काम किए, खासतौर पे कंस्ट्रक्शन में. तो एलएनटी ने कंज्यूमर के माइंड पे अटैक किया है, और इतना ज्यादा अटैक किया है कि बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं वो कई बार दिखाते हैं कंस्ट्रक्शन बाय एलएनटी, और एलएनटी नाम देख के बहुत से कंज्यूमर समझते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, टाइमली डिलीवरी हो जाएगी, इसलिए वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं. तो इसका मतलब अब बिल्डर्स को एलएनटी की जरूरत पड़ती है, रादर देन एलएनटी बिल्डर्स के पास जाए, बिल्डर्स एलएनटी के पास आते हैं. और फिर एलएनटी कुछ ऐसे काम करती है जो सिर्फ वही कर सकती है, क्योंकि और किसी की कैपेबिलिटी नहीं, तो वो समझते हैं वो क्या चीज है. तो मैं एक फ्रेंच कंपनी में काम करता था, और हम भी ईपीसी कंपनी थे, तो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, वेरी सिमिलर टू एलएनटी, बट क्वाइट स्मॉल इन इंडिया एज कंपेयर टू एलएनटी, बट यूरोप में काफी बड़ी है. तो हमने यहाँ पर दिल्ली में एक वर्कशॉप में काम किया था. और मान लीजिए, मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बोल रहा, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस. तो मान लीजिए हमने एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कुछ हमने काम किया, और जब हमने काम किया तो उसमें हम वेल्डिंग का काम ज्यादा होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन में डिजाइन करने का ज्वाइन करते हैं, तो वर्कशॉप में हम वेल्डिंग का काम ज्यादा कर रहे थे. तो जनरली इंजीनियरिंग में ऐसा बोला जाता है, अगर आप दो पाइप्स को ज्वाइन करते हैं, दोनों पाइप का डायमीटर है 10 इंच, तो 10 इंच के सर्कमफ्रेंस को, अगर आप 10 इंच पाइप को आप जब उसको वेल्ड करते हैं, तो हम बोलते हैं 10 इंच डाया की हमने वेल्डिंग की. तो मान लीजिए हमने एक प्रोजेक्ट किया, वो 3000 इंच डाया का प्रोजेक्ट था, 3000 इंच डाया का प्रोजेक्ट था. अभी अगर 3000 इंच डाया का प्रोजेक्ट था, तो हमने उसको करीब करीब 30 डेज में मान लीजिए खत्म किया. अगर हमने उसको 30 डेज में, जब हमने उसको खत्म किया, तो बड़ी सारी पार्टीज हुई कंपनी में, कितना बड़ा प्रोजेक्ट हमने काम खत्म कर दिया 30 डेज में, तो बड़ी सारी सेलिब्रेशंस और पार्टीज हुई, एंड वी वर वेरी प्राउड कि हमने इतना बड़ा काम खत्म किया. फिर कुछ सालों बाद जब मैं अपने फादर के पास गया, वो एलएनटी के किसी यार्ड में थे और ओमान में थे, तो मैं उधर गया, और मैंने उनको ऐसे ही, क्योंकि मैं उनको मिला, मुझे लगा मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और वो भी इंजीनियर है, तो मुझे कुछ पूछना चाहिए कि हम सेम फील्ड में. तो मैंने ऐसे ही उनको ऐसे ही पूछा कैजुअली, बाबा यहाँ पे यार्ड में कितना काम हो जाता है. तो उन्होंने बोला सिर्फ एक एलएनटी के यार्ड में करीब करीब 3000 इंच डाया का काम एक दिन में हो जाता है, एक दिन में 3000 इंच डाया. तो मैं सुन के हैरान हो गया, और मुझे लगा हम 30 डेज में खत्म करके सेलिब्रेट कर रहे थे, और यहाँ पे दिन में 3000 इंच डाया का काम हो जाता है. फिर मैंने उनको बताया कि वो हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे. तो उन्होंने मेरे को बताया कि हम लोग तो करीब करीब 1,500-2,000 इंच डाया की टेम्पररी वेल्डिंग करते थे. तो जब कोई बड़े प्रोजेक्ट को शिप पे चढ़ाना होता है, बाहर से चढ़ाना होता है, तो उसको चढ़ाते हैं और उसके लिए बीच में रोकने के लिए वेल्ड करते हैं टेम्पररी, और जब वो चढ़ जाता है तो उसको तोड़ते हैं, फिर वो जाता है. तो इसको बोलते हैं टेम्पररी वेल्डिंग क्रिएट कर देते हैं हजार इंच डाया की. तो मैं बड़ा सरप्राइज हो गया. उसके बाद मैं अभी तक पूरी भी मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ था कि एलएनटी का मोड क्या है. तो पहला एलएनटी का मोड देखिए, कंस्ट्रक्शन में B2C पे अटैक किया. दूसरा हमने बोला स्केल, जिस स्केल पे वो काम करता है. फिर तीसरा, जब मैं वापस अपनी कंपनी में आया दिल्ली में, और मैं काम कर रहा था, तो मैं डिजाइन में था, तो मेरे किसी प्रोजेक्ट मैनेजर ने मेरे को बुलाया और बोला एक नया प्रोजेक्ट है, कोई XYZ कंपनी का, से ऐसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, ONGC का एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे हमको काम करना है, और वो प्रोजेक्ट ये कि हमको बिड करना है, मिला नहीं है, हम टेंडर वेंडर भरेंगे, तो तू भी उस टीम में आ जाए. तो मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे लगा यार नया प्रोजेक्ट है, बिडिंग करेंगे, टेंडर प्रोसीजर सीखेंगे, और देखते हैं क्या होगा उस प्रोजेक्ट का. आई वाज वेरी हैप्पी. तो मैंने बोला सर बहुत मजा आएगा, पक्का करूंगा. तो उन्होंने बोला नहीं, मिलने वाला नहीं है, बस बिड करना है. मैंने बोला मतलब, बोले हमको इसलिए करना है क्योंकि एक ONGC का, मान लेते हैं ONGC का प्रोजेक्ट है, तो ONGC को पता है कि ये काम सिर्फ पूरे इंडिया में एक ही बंदा कर सकता है, एलएनटी. लेकिन उसको ये डर लगता है कि अगर एलएनटी अकेला ही होगा तो प्राइस बहुत ऊपर कर देगा, तो कॉस्ट नीचे रखने के लिए वो कंपटीशन क्रिएट करना चाहता है, और L1 क्रिएट करना चाहता है. तो वो हमारे पास आएगा और हमको ट्रेनिंग देगा, समझाएगा पूरा प्रोजेक्ट क्या है, और वही लोग काम करेंगे, और वही लोग हमारी तरफ से एक तरीके से बिड करेंगे. मैंने बोला सर वो आएंगे, वो बिड करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि एलएनटी के साथ क्या हो, कोई कंपटीशन के लिए एक बंदा हो. फिर
मैंने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बोला सर अगर गलती से हमको प्रोजेक्ट ही मिल गया तो, क्योंकि हमको तो आता ही नहीं है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ओएनजीसी ने बुलाया, अगर प्रोजेक्ट तुमको मिल गया तो ये प्रोजेक्ट तुम फाइनली एलएनटी को दे देना, क्योंकि कर तो ये एलएनटी सकता है, बट प्राइस हमने डिसाइड कर दिया होगा, क्योंकि तुमने उस प्राइस पे लिया होगा तो एलएनटी को उस प्राइस पे करना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज, तो ओएनजीसी ये भी ध्यान रखता है कि इतना कम प्राइस ना कोट कर दे कि एलएनटी करने से ही मना कर दे। तो वो भी, तो एलएनटी का एक और मोट है कि कुछ प्रोजेक्ट जो है पूरी कंट्री में इतने बड़े साइज के होते हैं या इतना कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि वो सिर्फ एलएनटी करता है, तो वो भी एक ग्रेड सी मोट है। उसी तरीके से ग्रेड सी मोड में ओएनजीसी भी अगर आप देखें तो ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस में, या कोई भी बंदा कॉलेज से निकल के ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस में आ सकता है, फिजिबिलिटी नहीं होती, कॉस्ट इन्वॉल्व बहुत ज्यादा होती है। रिलायंस के केस में रिफाइनरी, अगर आप जामनगर की रिफाइनरी देखें तो उसकी फिजिबिलिटी होना कि उधर प्रोजेक्ट लग सकता है, वही बहुत मुश्किल है, अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर भी हम बोलते हैं ये भी एक ग्रेड सी का मोड है। उसी तरीके से एक और मोड है जो शायद ग्रेड बी है या ग्रेड ए, ग्रेड बी बोलिए या ग्रेड सी, बट भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल को हम समझते हैं, और भारतीय एयरटेल को आज इसको कंपेयर करना पड़ा या उसके बारे में बात करना बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि साथ में जियो आ गया। तो मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि जियो खराब मॉडल है, हो सकता है जियो कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, बट जियो को भारतीय के मार्केट में अटैक करने में क्या प्रॉब्लम आएगी वो समझते हैं। इनफैक्ट हम तो कई क्लासेस में बोलते हैं कि आज भारतीय जो भी है वो एक्चुअली शायद अंबानी फैमिली के वजह से, तो वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों। तो भारतीय को अटैक करना जियो के लिए क्यों मुश्किल है, पहले तो वो समझते हैं। तो जितने भी लोग आप लोग ये कोर्स कर रहे हैं तो उन्हीं लोगों से समझते हैं पहले, क्योंकि ये जो लोग कोर्स कर रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग सैंपल साइज है, क्योंकि ये सैंपल साइज जो है जनरली उन लोगों का है जो जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब उनके पास पैसा है, तो उनके लिए उनके फोन के बिल रिलेटिवली क्या होते हैं, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू देयर अदर एक्सपेंस। तो मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूं जो लोग कोर्स कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जियो आने के बाद आप में से कितने लोग ऐसे होंगे या आपके कितने घर वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली जियो आने के बाद अपना फोन का कनेक्शन पहले वाला बंद करके, भारती बंद करके, वोडाफोन बंद करके, आइडिया बंद करके परमानेंटली आपने कहां शिफ्ट कर लिया, जियो पे शिफ्ट कर लिया। तो मेरे से अगर आप पूछ रहे हैं आंसर, तो 100 में से मैक्सिमम 5 या 6 लोग होंगे, वो भी मैं ज्यादा साइड पे बोल रहा हूं, एटलीस्ट इस सैंपल साइज में जो लोग कोर्स कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, ये सैंपल साइज जो कोर्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स क्यों नहीं होगी आप समझेंगे, बट जो सैंपल साइज में हम बात कर रहे हैं वहां पे चांसेस बहुत कम है कि आप लोगों ने अपने पहले वाले मोबाइल कनेक्शन बंद करके आपने शिफ्ट कर दिया होगा। क्यों ऐसा है? तो उन कनेक्शन में भी स्टिकीनेस है। क्या स्टिकीनेस है? बंदा अपने पहले वाले जो सर्विस है, प्रोवाइडर है, उसको आसानी से छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता, उसके लिए कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप सब लोग उससे शायद रिलेट कर पाएंगे, एक टाइम था जब एमटीएनएल बीएसएनएल के घर पे फोन के बिल आते थे, तो आई रिमेंबर जब भी फोन के बिल आते थे तो मेरे फादर पूरे घर वालों की क्लास लेते थे, क्योंकि उस दिन पूरा वो बिल लेके आते थे और एक एक चीज पे टिक लगा के देखते थे किसने कितने मिनट बाद। ऐसा हम क्यों करते थे? क्योंकि उस टाइम पे फोन का बिल हमारे घर के बाकी खर्चों में काफी बड़ा माना जाता था, तो वहां पे उस पर टाइम स्पेंड करने से बचत क्या होती थी, बहुत ज्यादा। लेकिन आज आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो अपना फोन का बिल चेक करते हैं, कितना बिल आ रहा है, कितना नहीं, कम कैसे कर सकते हैं? तो मोस्ट प्रोबेबली हम सब लोग इतना आगे निकल गए हैं कि हमारे लिए ये फोन के बिल क्या हो गए, नेग्लिजिबल। क्योंकि नेग्लिजिबल हो गए हैं इसलिए हम बचत करने की इतनी इसमें सोचते नहीं है, तो इसीलिए स्टिकीनेस आ जाती है। तो जो भी भारतीय के कस्टमर है, अगर वो शिफ्ट भी करना चाहते हैं तो उनको रेजिस्टेंस टू चेंज होता है, और अगर भारतीय वो प्राइस नीचे कर देता है तो कस्टमर का छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है। अनलेस एंड अनटिल आप वो स्टूडेंट कैटेगरी में हैं या कुछ अभी उस कैटेगरी में हैं जो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव लोग होते हैं, जैसे कि मैं, तो आई एम अ वेरी प्राइस सेंसिटिव पर्सन। तो मेरे जैसा आदमी अगर उसको ये पता लगता है कि 50 रुपए भी बच सकते हैं जियो पे शिफ्ट करके, तो शायद मैं शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया, मेरे जैसे आदमी में भी एक्चुअली रेजिस्टेंस टू चेंज है। इतना बिजी हो जाते हैं अपने काम में कि मुझे पता है यहाँ 300 रुपए 400 रुपए बच सकते हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूं, कोई लोगों से पूछूं कि इसको पोर्ट कैसे करना है, क्या करना है। मैं बस भारतीय एयरटेल को मैंने बोल दिया कि ये सस्ता प्लान हो गया है, आप भी प्लान सस्ता कर दो, और अगर उसने सस्ता कर दिया तो मैं शिफ्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये सस्ते करने की लड़ाई बहुत लंबी नहीं चलेगी। भारतीय एयरटेल अपने जो कस्टमर्स हैं, जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं, जिनकी कंजम्पशन काफी ज्यादा है, उनको वो रिटेन करके रखेगा, और छोटे वाले जो कस्टमर्स हैं जो 50 रुपए 200 रुपए 100 रुपए वाले, उनको वो वैसे भी जाने दे रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता और वो हम समझेंगे क्यों। लेकिन जो उसने प्रीमियम कस्टमर्स को अगर रिटेन कर लिया और जब ये लड़ाई खत्म होगी, प्राइस वॉर खत्म होगा और दोनों अपना प्राइस ऊपर करेंगे, तो भारतीय के जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं वो ज्यादा डेटा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। और समझते हैं क्यों? तो भारतीय का बेसिकली अब तक अंबानी फैमिली ने, जो मैं बता रहा था कि कैसे मदद की है भारतीय एयरटेल की बढ़ने में, भारतीय एयरटेल को समझते हैं। तो जाते हैं ईयर 2000 2001 या कोई भी जो ईरा चल रहा था, इसमें मॉनसून धमाका आया था। अगर आपको याद हो, 500 रुपीज में फोन ले जाओ, जो आरकॉम ने स्टार्ट किया था, रिलायंस कम्युनिकेशन ने स्टार्ट किया था, और आरकॉम ने 500 रुपए में सबको फोन दिए। ये एक्चुअली भारतीय एयरटेल के लिए सबसे बड़ा बूथ था। समझते हैं कैसे? भारतीय एयरटेल तब तक एक डिसेंट साइज कंपनी बन चुकी थी और उसके काफी कस्टमर हो चुके थे, लीडर टाइप वो बन चुका था। प्रॉब्लम बस उसमें ये थी कि वो फोन क्वालिटी तो दे रहा था, लोग फोन भी यूज कर रहे थे, लोग उसका कनेक्शन भी ले रहे थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो फोन खरीदना, मोबाइल खरीदना अफोर्ड कर सकते थे। फोन कॉल सस्ती होना स्टार्ट हो गई थी, बट मोबाइल हैंडसेट जो था वो काफी महंगा था। तो जियो भारती ने बोला मेरी कंपनी की एक प्रॉब्लम है, और मेरी कंपनी की प्रॉब्लम ये है कि लोग मेरे कनेक्शन फोन के जो यूसेज है उसकी कॉस्ट तो कम हो गई है, तो काफी लोग जिनके पास फोन है वो तो मेरा कनेक्शन ले लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मोबाइल हैंडसेट अफोर्ड कर सकते हैं। तो उनको किसी ने बोला होगा तो ऐसा करो, मोबाइल फोन फ्री में बांट दो, तुम कनेक्शन दे दो। तो उसने बोला सर ये तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन तो बहुत सस्ता पैसा दे रहा हूँ उनसे, और मोबाइल हैंडसेट बहुत महंगा है। तो एक तरीके से आरकॉम आया और आरकॉम ने बोला चिंता मत करो, मैं हूं ना, और उसने सबको 500 रुपए का फोन क्या किया, इतना बांटा। अगर आपको याद हो, वो 500 रुपए का एक सफेद कलर का फोन आता था, और वो इतना ज्यादा बिका, इतने लोगों ने खरीदा, इतना ज्यादा लोअर मिडिल क्लास ने भी खरीदा कि एक टाइम पे वो सफेद कलर का फोन अगर किसी का होता भी था तो वो पॉकेट से बाहर नहीं निकालता था, क्योंकि अगर वो पॉकेट से बाहर निकालेगा तो पता चल जाएगा ये आरकॉम का यूजर है, और आरकॉम का यूजर जो है वो सस्ता यूजर है। तो नंबर उस टाइम पे 3 से स्टार्ट होते थे, तो कोई अगर अपना नंबर 3 से बोलता भी था तो समझ पड़ जाता था कि या तो ये बहुत प्राइस सेंसिटिव पर्सन है लाइक मी, जैसे मैं हूं, या फिर उसके
पास ज्यादा पैसे नहीं है। तो लेकिन आरकॉम ने एक चीज की, 500 रुपए के फोन देके उस साइज को, मार्केट के साइज को बहुत बड़ा कर दिया, और धीरे धीरे आरकॉम की सर्विस अगर खराब होती गई तो ये सारे लोग जब बड़े होते गए और उनके लिए कॉस्ट कम होती गई, ये धीरे धीरे भारती की तरफ, वोडाफोन की तरफ या आइडिया की तरफ शिफ्ट करते गए। लेकिन एक्चुअली आरकॉम ने 500 रुपया फोन देके सारे एक्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए पाए बहुत बड़ा कर दिया, और उसके बाद धीरे धीरे जब आरकॉम की हालत खराब हुई, ये एक्जिस्टिंग प्लेयर्स जो अपना बिजनेस ठीक से रन कर रहे थे, उनके साइज और बड़े हो गए थे। सिमिलरली उसके कुछ टाइम बाद, जैसे अभी 2016 में सब भारतीय जैसे प्लेयर्स, या 17 में सारे प्लेयर्स बहुत बड़े हो गए, और जब ये सारे प्लेयर्स बहुत बड़े हो गए, इन सब ने बोला हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है, बट हमारा कट थ्रोट कंपटीशन, सब लोग प्राइसेस कम कर रहे हैं, जिसके से कंपटीशन इतना ज्यादा हो रहा है कि पैसा कमाना मुश्किल हो रहा है, तो इनको मर्ज करना बहुत जरूरी था। अगर ये मर्ज हो जाते हैं, एक्वायर हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कम हो जाएंगे, और फिर जब प्राइस ऊपर करेंगे तो सब पैसा कमा पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये मर्जर एक्विजिशन का प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा था, तो भारती ने बोला मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये सारे प्लेयर्स आसानी से मर्ज कर जाएं तो बहुत इजी हो जाएगा। तो जियो ने बोला मैं हूं ना। जियो आया और इतना बड़े ऑफर लेके आया कि सारे एक्जिस्टिंग प्लेयर्स को पता लगा अब तो सर्वाइवर के लिए क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो काफी कंसोलिडेट हो गई, और नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो कम हो गए। इससे फायदा ये होगा, जिस दिन भी प्राइस वॉर खत्म होगी, 2-3 प्लेयर ही रह जाएंगे, और वो प्राइस क्या कर पाएंगे, ऊपर कर पाएंगे। दूसरा, भारती और वोडाफोन और आइडिया सब ये बोल रहे थे कि सब ठीक है, बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कस्टमर है, अब मेन तो वो डेटा का ही यूसेज करता है, वॉइस का वैसे भी बिजनेस कम हो गया, डेटा यूसेज मेरा बहुत ज्यादा है, और डेटा यूसेज अगर मेरा बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा कस्टमर डेटा हर बार देखते रहता है कितना डेटा यूज हुआ, और जैसे ही डेटा ज्यादा यूज होता है कि डेटा कॉस्टली है, तो सडनली अपना डेटा बंद करता है और यूसेज एकदम से कम कर देता है, तो मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता। तो किसी ने भारतीय एयरटेल को बोला होगा तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि डेटा ही फ्री कर दो, इतना फ्री करो कि इनकी आदत पड़ जाए। तो भारतीय एयरटेल ने बोला मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मुझे लॉस हो जाएगा। तो वापस जियो आया, और जियो ने बोला कोई बात नहीं, मैं हूं ना, और उसने आपको इतना डेटा फ्री दिया कि आप सबको अब क्या हो गया, आदत हो गई है डेटा कंज्यूम करने की। मुझे नहीं पता आप में से कई लोगों को आइडिया है कि नहीं, जो 1 GB डेटा यूज करते थे वो 5-5, 10-10 GB डेटा यूज करने लग गए। एंड ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट। अगर आपको लगता है कि जब ये प्राइस ऊपर होंगे तो आप 10 GB से वापस 1 GB आ जाएंगे, तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आदत हो गई आपको डेटा कंज्यूम करने की। तो याद रखिए, यहां पर भी बोला जा सकता है, मेड फॉर अ पेनी सोल्ड फॉर अ डॉलर, एंड द कस्टमर कीप्स ऑन कमिंग बैक। हर महीने कस्टमर आके रेंटल देते रहता है, बनाने की कॉस्ट कम, मार्जिन ज्यादा। अभी मार्जिन इसलिए कम है क्योंकि कंपटीशन क्या है, बहुत ज्यादा। वैसे ही भारतीय एयरटेल ने बोला मेरी एक और प्रॉब्लम है, और वोडाफोन आइडिया दोनों ने बोला हमारी एक और प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम थी मार्केट शेयर बड़ा करना था, वो आरकॉम ने काफी बड़ा कर दिया था। दूसरी प्रॉब्लम थी डेटा को, यूसेज को अनलिमिटेड करना था, और लोग इतनी आदत डालनी थी, उसमें जियो ने उनकी मदद करी। फिर उनकी एक और प्रॉब्लम थी कि उनके पास कुछ कस्टमर थे जो 50-100 रुपए वाले थे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एकदम लोअर मिडिल क्लास लोग हो, आई एम नथिंग अगेंस्ट देम, बस मैं बोल रहा हूं जिनका डेटा यूसेज बहुत कम होता है, मेरा भी हो सकता है, मैं भी उनमें से हो सकता हूं, जिनका डेटा यूसेज बहुत कम होता है या फोन यूसेज बहुत कम होता है, वो महीने के 50-100 रुपए ही भारतीय एयरटेल को भरते हैं। क्योंकि वो 50 रुपए ही भरते हैं तो भारतीय एयरटेल को उनसे रेवेन्यू नहीं मिलता। बट ये 50 रुपए वाले लोग जो होते हैं, इतने कॉस्ट सेंसिटिव होते हैं कि उनके 3-4 रुपए भी एक्स्ट्रा लग जाए तो वो कस्टमर केयर में 2 घंटे जाके फोन करते हैं। और भारती ने हिसाब लगाया कि कस्टमर केयर में जो पैसा खर्च हो रहा है उनके लिए, वो उनके 50 रुपए का जो रेवेन्यू है उससे भी ज्यादा है। तो कुछ खास बचता नहीं है, क्योंकि देते सिर्फ 50 है, लेकिन कस्टमर केयर पे बार बार फोन करके पता करते हैं इसका क्या, ये स्कीम क्या, इतना क्यों पैसा कटा। और भारतीय बोलता है भाई जितने पैसे लेने हैं ले लो, लेकिन फोन बंद करो, क्योंकि फोन को जो सर्विस करने वाला बंदा है उसकी भी अच्छी खासी मेरे को सैलरी देनी पड़ रही है। तो भारती ने बोला ये 50-50 रुपए वाले जो कस्टमर हैं, ये लॉस मेकिंग कस्टमर्स हैं, ये मेरे को नहीं चाहिए, अभी तो सब मेरे पास आ गए हैं। तो वैसे ही एकदम से जियो ने बोला चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आऊंगा और सारे लो एंड कस्टमर्स को क्या कर लूंगा, ले लूंगा। तो जियो का अधिकतर, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, अधिकतर कस्टमर जो है वो एकदम लो एंड कस्टमर जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है, ये भी उल्टा और सिग्नल जाता है कि ये एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट वाला जो बंदा है, जो लो चीजें छोटी कम अफोर्ड कर सकता है, वो लेता है। तो ये भी बहुत बैड सिग्नल होता है बिजनेस के लिए लॉन्ग रन में, खासतौर पर अगर वो B2C है तो मोस्ट प्रोबेबली जियो जो है वो स्ट्रेटजी अपनी चेंज करके, और मोस्ट प्रोबेबली वो वही सोच रहे होंगे, वो B2B जाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ज्यादा नेटवर्क बिछाएंगे, और सारे जो एक्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको डेटा ये देंगे, लेकिन जो एक्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो डायरेक्टली कस्टमर से कॉन्टैक्ट करेंगे। इनफैक्ट अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लो कॉस्ट करने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो टाटा नैनो उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। टाटा नैनो ने बार-बार एडवर्टाइज किया कि हम सबसे सस्ती गाड़ी है, सबसे सस्ती गाड़ी बोलते ही कस्टमर एकदम गायब हो गए। लोग आज 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीद लेते हैं। आई नो लॉट ऑफ यंगस्टर्स जिनके जो 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीद लेते हैं, लेकिन नैनो नहीं खरीदते, इवन तो उनके घर में कार नहीं है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि नैनो खरीदते ही पता चल जाता है कि आप एकदम लो एंड कार खरीद रहे हैं। आप 1.5 लाख की बाइक खरीदने को तैयार हैं, लेकिन आप लो एंड कार खरीदने को, नैनो खरीदने को तैयार नहीं। तो ये लो कॉस्ट से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन हम ये नहीं बोल रहे जियो बैड बिजनेस है, हम बस बोल रहे हैं जियो को ये पता लग रहा है कि इस बिजनेस में मोड को, भारतीय एयरटेल को, वोडाफोन के मोड को तोड़ना क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप प्राइस पे तोड़ नहीं सकते। आप प्राइस पे कम्पीट कर भी रहे हैं, तो भी स्टिकनेस इतनी ज्यादा है, बड़े जो कंज्यूम करने वाले, डेटा कंज्यूम करने वाले लोग हैं, वो आसानी से शिफ्ट करने वाले नहीं। तो हमने देखा कि ग्रेट सी बिजनेसेस में, लेकिन ग्रेट सी बिजनेस में किस बल पे आपको तोड़ा जाता है, पैसे के बल पे, कैपिटल पे तोड़ा जाता है। और मेरे ख्याल से रिलायंस को ऐसा लगता है ये लास्ट मौका था जहां पे आप कैपिटल यूज करके इस मार्केट में घुसने की कोशिश कर सकते थे। बट आफ्टर सर्टेन इयर्स, जब इंडिया आगे बढ़ गया होगा, डेवलप हो गया होगा, और मैक्सिमम लोग जो हैं वो रिच लोग बन गए होंगे, रिच हो गए होंगे, अमीर बन गए होंगे, तो उनके लिए तब ये कॉस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी, और तब तो शिफ्ट कराना इनको नियरली इम्पॉसिबल है। तो आज वो शायद वो बहुत सारे कस्टमर जो लो एंड कस्टमर्स उनको ले ले, और फ्यूचर में वो जो बड़े बन जाएंगे तो वो बेसिकली उसके हो जाएंगे। लेकिन भारतीय एयरटेल के केस में जो बड़े हैं वो उसके पास रहेंगे, और काफी टाइम तक वो भी उनसे पैसा ले पाएगा। तो आई थिंक जियो के लिए जो वॉर है वो काफी टफ हो सकती है, बट
करना क्या चाहिए, बेसिकली कुछ प्रीमियम क्रिएट करना चाहिए। जैसे अगर आपने देखा हो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, तो कई मेरी वाइफ अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड यूज करती थी, तो मैंने देखा था जब भी वो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड यूज करती है उसको कुछ फील आता है इंटरेस्टिंग, और वो इंटरेस्टिंग फील क्या है, उसको लगता है कि मैं अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड यूज करती हूँ तो शायद मैं कुछ लाइफ में अच्छा कर रही हूँ, या आई एम डूइंग वेल फाइनेंशियली। तो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का भी वो ब्रिलियंट मोड है। आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि बंदे को लगता है कि आपके प्रोडक्ट यूज करने से उसका फील गुड फैक्टर, उसको ऐसा फील होता है कि ही इज अबव एवरेज, तो वो भी बहुत अच्छा बिजनेस है। उसी तरीके से जियो को भी शायद अब ऐसा कुछ करना है, और ऐसा कुछ करना है कि अगर आपने जियो कनेक्शन लिया तो आप ऐसा फील करें कि आप एक इलीट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो जियो के बहुत लोग दिमाग लगा रहे होंगे, भारतीय के लोग दिमाग लगा रहे होंगे, और सभी लोग ये कोशिश कर रहे होंगे कि हम सारे बिजनेसेस, इनफैक्ट सिर्फ भारतीय जियो की, हमको कुछ ऐसा करना है कि कस्टमर को कुछ स्पेशल फील हो और उसको लगे कि वो अबव एवरेज है, उसके लिए वो एक्स्ट्रा प्रीमियम देने को भी तैयार हो जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा जियो मॉडल इज रॉन्ग, मैं बस बोल रहा हूँ आज पता नहीं लग रहा कि जियो भारती को कैसे तोड़ेगा, बट यस मेरे हिसाब से भारती को तोड़ना नियरली इम्पॉसिबल होगा। जियो मार्केट शेयर बड़ा कर देगा और अपने मार्केट शेयर बड़ा करके कुछ मार्केट उसमें से वो ले लेगा। तो भारती भी उस तरीके का एक ग्रेड सी मोड की तरह आता है। तो अब हमने कुछ मोड्स के बारे में बात करी, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। अब हम बोलेंगे ये सारे बिजनेसेस ग्रेट बिजनेस मॉडल्स हैं, बट अब इनको किस प्राइस पे खरीदें, मतलब भारतीय एयरटेल का एक शेयर प्राइस कितना आ जाए तो मैं खरीद लूंगा, एल&टी का प्राइस कितना आ जाए तो मैं खरीद लूंगा, ये अब हमको सीखना है, विच इज वैल्यूएशन। तो अभी तक हमने वैल्यूएशन नहीं सीखी, नेक्स्ट क्लास से हम एक्चुअली स्क्रीन करना स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव टर्म्स में। अभी तक तो हमने सिर्फ क्वालिटेटिव टर्म्स में स्टडी किया है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम स्टडी करेंगे पी बाई प्राइस बाय बुक वैल्यू, हम उसकी इनकम स्टेटमेंट समझेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे, ये सब रेशियोज क्या होते हैं, इनको यूज कैसे किया जाए कंपनी को स्क्रीन करने के लिए। स्क्रीन करने के लिए मतलब कैसे चूज करें, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, और फिर वो स्क्रीन करने के बाद, चूज करने के बाद हम वैल्यूएशन टेक्निक सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं डीसीएफ, विच इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। तो आगे के सेशंस में वो हम सीखना स्टार्ट करेंगे।